जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास होने वाली है विकास के सिद्धांत के ऊपर। विकास के सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक जो यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड, बीएड से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आज की इस 15-20 मिनट के सेशन में आपका एक नंबर 101% पक्का होगा, क्योंकि ये सिद्धांत हमेशा किसी न किसी रूप में परीक्षा में आते हैं। खासकर यूपी टेट, सी टेट में यहाँ से एक प्रश्न आना अनिवार्य है, यानी तय है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, सबसे पहले हम जानते हैं विकास के सिद्धांत होते क्या हैं। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो जो परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों का जो है एक जो है किसी निश्चित सिद्धांत का अनुकरण करते हुए वो परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए बालक शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में गया, तो बाल्यावस्था में पहुंचने के लिए एक निश्चित सिद्धांत होगा, यानी कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, कुछ निश्चित नियम होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है उसका परिवर्तन होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जब वो पहुंचता है, तो उन परिवर्तनों में जो सिद्धांतों का अनुकरण करता है बालक, तो उन सिद्धांतों को ही विकास का सिद्धांत कहते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका होता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो बालक है, तो बालक का जो विकास है वो निरंतर गति से चलता रहता है। यानी बालक का जो विकास है वो जो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी गर्भ से लेकर मृत्यु तक ये चलता रहता है निरंतर, ये कभी रुकता नहीं है। यानी किसी न किसी क्षेत्र में, वो चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक, सामाजिक या सामाजिक, किसी न किसी पक्ष में बालक के वो विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये निरंतरता विकास का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत है। विकास की गति का सिद्धांत। अब विकास की गति के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि विकास की गति का सिद्धांत से तात्पर्य है कि व्यक्ति के विकास की गति में जो है विभिन्नता होती है। यानी विभिन्नता से मतलब होता है कि कभी ये तीव्र होता है तो कभी ये मंद होता है। जैसे कि शैशव अवस्था में विकास की गति जो होती है, शैशव अवस्था में जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है, और बाल्यावस्था में जो है ये मंद हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर से ये जो है किशोर अवस्था में तीव्र होती है। यानी जो विकास की गति का सिद्धांत है, ये जो है अपने जो विकास की गति है, एक जो है अलग अलग स्टेजेज में, अलग अलग अवस्थाओं में जो है ये बदलती रहती है। तो विकास की गति का सिद्धांत इस तरीके से कार्य करता है। इसके अलावा जो आपका अगला सिद्धांत आता है वो आता है आपका विकास के क्रम का सिद्धांत। अब विकास का जो क्रम है वो एक निश्चित क्रम में होता है। यानी निश्चित क्रम से मतलब है कि बालक का जो विकास का क्रम है वो निश्चित होगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई बालक है, तो सबसे पहले वो जो है बैठना सीखता है। उसके बाद जो है वो जो है घोटों के बल, यानी घुटनों के बल जो है, घुटनों के बल चलना सीखता है। उसके बाद वो पैरों के द्वारा चलता है, यानी पैरों के द्वारा चलता है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा डायरेक्ट पैदा होने के बाद पैरों के द्वारा चलना सीख ले। यानी कि इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसका एक क्रम होता है विकास का। यानी जब कोई बालक जन्म से मतलब पैदा होने के बाद वो चलने तक की प्रक्रिया में एक जो है क्रम निश्चित होता है। सबसे पहले वो बैठना सीखेगा, बैठने के बाद जो है वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे अपने शरीर पर कंट्रोल करते हुए पैरों पर कंट्रोल करते हुए पैरों पर खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद पैरों पर चलना सीखेगा। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो एक क्रम के तहत चलती है। यानी एक क्रम होता है कि हर किसी क्षेत्र में जब विकास होता है बालक का, चाहे बालक का वो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, यानी कि कोई भी एकदम से किसी भी विकास मतलब कि किसी टॉप लेवल पर नहीं पहुंच जाता। उसका एक क्रम होता है जो एक निश्चित क्रम में चलता है। इसके अलावा जो आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत जो होता है, विकास की दिशा जो होती है, विकास की दिशा का सिद्धांत दो प्रकार का होता है। एक होता है सिर से पैर की ओर, पैरों की ओर, और दूसरा सिद्धांत होता है आपका केंद्र से परिधि की ओर। अब सिर से पैर की ओर क्या है, सबसे पहले बालक का सिर पर कंट्रोल होता है, यानी सिर का विकास होता है। यानी वो जो आंखों पर, नाक पर, यानी गले से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इस जो विकसित होता है, यानी इन पर कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद हाथ पैरों पर, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो होता है पैरों पर जो है
वो कंट्रोल करता है, यानी कि सबसे पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद जो उसके पैरों का विकास होगा, सिर से पैरों की ओर जो है यहाँ पर विकास होता है। तो ये विकास जो है दिशा का सिद्धांत, यानी दिशा क्या पूछी जाए तो आप बताएंगे सिर से पैरों की ओर। और इसका जो दूसरा जो दिशा का सिद्धांत होता है वो था केंद्र से जो है परिधि की ओर। केंद्र का मतलब यानी सबसे पहले हृदय, और जो उसका जो मतलब कि आपकी जो हृदय से आसपास का एरिया है, तो सबसे पहले हृदय डेवलप होगा, उसके बाद जो धीरे धीरे हाथ पैरों की तरफ जो विकास चलता है। तो इस तरीके से बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर। ये एक बार आपका सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था कि विकास के दिशा का सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन में था सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर, या ये दोनों। तो यहाँ पर दो जो है अधिकतर लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत किया था कि सिर से पैर की ओर लगा दिया था, जबकि ये दोनों ही जो है दिशा का सिद्धांत है। यानी विकास की दिशा का सिद्धांत क्या हुए दोनों है, सिर से पैर की ओर भी, केंद्र से परिधि की ओर भी। अगला आपका सिद्धांत आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है वो यहाँ पर हम देखेंगे। अब एकीकरण से के सिद्धांत को यहाँ समझने के लिए हम देखते हैं कि सब जब बालक अलग अलग क्रियाएं करता है, पहले क्या होता है कि बालक ने मान लीजिए कोई काम हाथ से करना सीख लिया, हाथ से करने के बाद कोई उस जो है पैर के करने का काम भी वो करता है, हाथ के बाद हाथ की उंगलियों से करता है कोई कार्य पैर से करता है। तो इनमें क्या करता है, पैरों के माध्यम से कर रहा है कोई काम, मतलब कि अब हर अंग से वो कोई ना कोई कार्य कर लेता है, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़कर यानी एक साथ काम करना जब शुरू कर देता है तो वो क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। मान लीजिए कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, वो जो है बाइक चलानी शुरू करता है, मोटरसाइकिल चलानी शुरू करता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो अपने हाथ से जो है रेस को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद जो है गियर डालना सीखता है, उसके बाद जो है वो क्लिच को दबाना, ब्रेक को लगाना, यानी कि सारी चीजें जो है जितनी भी प्रक्रियाएं कर रहा है, जितने भी अपने अंगों का यूज कर रहा है, उसमें अपने आंखों से सामने देख रहा है, तो सारी चीजों को जो जितनी भी उसकी क्रियाएं हैं उन सबको में जो है एकीकरण कर लेता है। तो वो उसमें जो क्या हुआ कि वो शुरुआत में जो है क्या करता है कि सब अलग अलग हाथों से या पैरों से अलग अलग चीजों को ऑपरेट करता है, लेकिन बाद में जो है एकीकरण करके एक साथ वो सब चीजों को ऑपरेट कर सकता है। तो ये क्या हुआ कि सारी चीजों को जब एक साथ सभी क्रियाओं को एक साथ जोड़ के कर लेता है एक साथ किसी कार्य को हल करने के लिए, तो वो क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। उसके बाद होता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, बालक है, बालक के जो पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष, भाषाई पक्ष, नैतिक पक्ष, मतलब विकास जो है सभी पक्षों में होता है, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये जो है, ये सारे पक्षों में जो है जो भी विकास होता है वो परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे संबंधित होते हैं। अब संबंधित मान लीजिए किसी का शारीरिक पक्ष कमजोर हो गया, मतलब शारीरिक रूप से वो कमजोर है, तो उसका जो है मानसिक पक्ष भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जब मानसिक पक्ष प्रभावित होगा तो उसका सामाजिक पक्ष भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और जो उसके मानसिक और शारीरिक और सामाजिक पक्ष प्रभावित होंगे तो उसके सांवेगिक पक्ष भी जो मतलब उसके जो संवेग है उन पे भी, इमोशनल पे भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। और जो सामाजिक और सांवेगिक पक्ष जो है उसके प्रभावित होंगे तो उसके जो है नैतिक और जो भाषाई ज्ञान है उन पे भी प्रभावित होंगे, यानी सभी पक्ष जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत काम करता है, यानी विकास में जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत काम करता है कि एक पक्ष के जो है दूसरे पक्ष पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये शारीरिक रूप से अच्छा है तो वो मानसिक रूप से भी अच्छा होगा, यदि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो मानसिक रूप से भी उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, यानी मानसिक डेवलपमेंट उसका इतना से अच्छे से नहीं होगा, और सामाजिक रूप पे भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सभी पक्ष जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत काम करता है। इसके अलावा जो है आपका आता है अगला व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि मान लीजिए हर व्यक्ति जो है, हर कोई व्यक्ति के अंदर जो है आनुवांशिक और जो है पर्यावरण से संबंधित जो है उस पर जो प्रभाव पड़ता है, अनुमान मतलब जो उसका जो जन्म से जो उसको गुण जो भी उसके माता पिता से जो उसे मिला, और उसके बाद जो उसके पर्यावरण यानी जो उसके जो वातावरण पर्यावरण इन्वायरमेंट से जो उसे मिलता है तो उसका उस पर फर्क पड़ता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यानी हर कोई जो है इन दोनों कारणों की वजह से अलग होता है। मतलब कोई भी बच्चा पूरी दुनिया में कोई जो है व्यक्ति एक सा नहीं होता, चाहे वो जुड़वा बच्चे हों, जुड़वा बच्चों में भी जो है उनके फिंगरप्रिंट या उनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उनकी मानसिक जो
मतलब कैपेबिलिटी है, उनकी जो मानसिक क्षमता, कुछ ना कुछ अंतर होता है। अब कोई बच्चा गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, मानसिक रूप से कोई तीव्र होता है, कोई सामाजिक रूप से अच्छा होता है, कोई सांवेगिक रूप से अच्छा होता है, मतलब कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार जो है विकास का सिद्धांत माना गया। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर यूपी टेट में, कि प्रत्येक बालक विशिष्ट है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वहां पर 4-5 ऑप्शन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी जो विकास का सिद्धांत है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। यहाँ पर ये नियम काम करता है व्यक्ति के विकास में कि हर कोई व्यक्ति भिन्न है, तो उसके आधार पर ही जो विकास की प्रक्रिया बढ़ती है। तो ये सिद्धांत यहाँ पर आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बालक विशिष्ट है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में था व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इसके अलावा आपका अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान से मतलब होता है समान प्रतिमान, यानी किसी मनुष्य का बालक है, मनुष्य है कोई, उसका बालक होगा तो उस बालक के लिए जो है जो नियम लागू होगा, यानी जो प्रतिमान है कि वो 2 वर्ष की आयु में बैठेगा या 4 वर्ष की आयु में चलेगा या इतने वर्ष की आयु में ये काम करेगा, तो लगभग सभी मनुष्यों के बच्चों पे जो है वो बातें उसी समय पर काम करेंगी। यानी कोई बच्चा 1 साल में जो कार्य, मनुष्य का बच्चा 1 साल में जो काम लगभग काम करेगा, तो किसी का 9 माह में शुरू कर देगा, तो किसी का 11 माह में। ये नहीं कि साहब एक बच्चा 1 साल में किसी कार्य को शुरू कर रहा है तो दूसरा बच्चा जो है 10 साल में शुरू करेगा, या कोई बच्चा 10 साल में जिस चीज को सीख रहा है तो वो 1 साल का बच्चा नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर समान प्रतिमान का सिद्धांत ये काम करता है कि सभी के लिए समान प्रतिमान होते हैं। वो सब, और जो मतलब कोई बंदर का बच्चा है, तो यानी कोई बंदर है तो उसके जो संतानें होंगी, तो वो जो बंदर की प्रजाति होगी, तो जो उनके प्रतिमान बने उनके अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर समान प्रतिमान का सिद्धांत काम करता है। समान प्रतिमान के सिद्धांत के बाद जो आपका आता है वो आता है जी आपका सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं से मतलब यहाँ पर है कि सबसे पहले वाला कोई सामान्य प्रक्रिया करेगा। सामान्य प्रक्रिया से मतलब कि सबसे पहले जो है सामान्य के बाद वो धीरे धीरे विशिष्ट की ओर चला है। सामान्य से मतलब जो नॉर्मली कोई प्रक्रिया होती है उसके बाद जो विशिष्ट कार्य होता है। मान लीजिए कोई किसी बालक की तरफ पहली बार कोई गेंद फेंकते हैं, मान लीजिए कोई पहली बार गेंद फेंकी, तो वो गेंद जो है दोनों हाथों से पकड़ेगा। सबसे पहले जो है दोनों हाथों से जो है वो गेंद को पकड़ेगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि गेंद जब दोबारा दूसरी बार में डालते हैं, फेंकते हैं उसकी तरफ, तो वो फिर क्या करेगा, धीरे धीरे जब लगभग इस प्रक्रिया को धीरे धीरे जब करता रहेगा तो उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा और वो क्या काम करना शुरू कर देगा कि एक हाथ से ही गेंद को पकड़ना शुरू कर देगा। कुछ एक हाथ से ही गेंद को पकड़ लेगा या उंगलियों के सहारे भी गेंद को पकड़ सकता है। तो ये क्या हुआ कि शुरू में तो सामान्य हुआ और बाद में क्या हुआ, ये प्रक्रिया क्या होगी, विशिष्ट। यानी सामान्य से धीरे धीरे क्या हुआ, विशिष्ट की ओर वो प्रक्रिया आ गई। तो ये सिद्धांत हुआ आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब आपका आता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम जो माता पिता से हमें जेनेटिक जो भी मतलब उसे गुण मिलते हैं, माता पिता के द्वारा संतान में आता है। वातावरण जो होता है आपका, वातावरण जो आपको जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो भी पर्यावरण है, आपका समाज है, आपका परिवार है, आपका देश है, आपकी जलवायु है, आपका भौगोलिक स्थिति है, आपका सांस्कृतिक कल्चर है, मतलब जो भी आपका वातावरण है उसके तहत आपका स्कूल शिक्षा, ये सब जो वातावरण में आती है। और वंशानुक्रम आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आपकी जो मेंटेलिटी है, मतलब मेंटल जो कैपेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये वंशानुक्रम जो मतलब जो हमें जन्म से मिला, मतलब जो हमारे माता पिता से मिला वंशानुक्रम के मतलब, और जो हमें वातावरण यानी जो हमें समाज से या हमारे जो वातावरण आसपास से मिला, तो उसकी अंतः क्रिया यानी उन दोनों का जो मिला जुला रूप के जो है उन दोनों के आधार पर जो है विकास होता है किसी भी बालक का। यानी उसकी डेवलपमेंट में जो है इन दोनों चीज़ों का, दोनों फैक्टरों का बहुत, इन दोनों फैक्टरों का जो मिला जुला रूप जो होता है बालक का विकास के रूप में सामने आता है। इसकी अंतः क्रिया यानी इन दोनों का जो एक दूसरे से जो कॉम्बिनेशन बनता है, इन ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, ये जो हुआ वंशानुक्रम वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत हुआ। यानी कि किसी भी बच्चे का विकास जो है वंशानुक्रम से और वातावरण से दोनों से ही प्रभावित होता है। तो विकास के सिद्धांत के तहत हमने आज ये 10 सिद्धांत पढ़े। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है कि मान लीजिए परीक्षा में दे दिया जाए, कोई एक कोटेशन दे देते हैं कि वही जैसे कि यूपी टेट में पूछा था कि प्रत्येक बालक विशिष्ट है, तो इस तरीके का क्वेश्चन दे दे प्रत्येक बालक विशिष्ट है, वहां पर दे दे निरंतर विकास का सिद्धांत लागू होता है, यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत
लागू होता है, या वंशानुक्रम में वातावरण का सिद्धांत लागू होता है, या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक बालक विशिष्ट है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अलग है, और जब कोई बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है तो हम उसे विशिष्ट कैटेगरी में रखते हैं। ये हम समावेशी शिक्षा में हम रख चुके हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर कोई इस दुनिया में विशिष्ट है, यानी हम सब विशिष्ट हैं। हर किसी को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अलग हैं, तो हम विशिष्ट हैं। इसी तरीके से यूपी में जो सुपर टेट हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था कि जो है दिशा का सिद्धांत, दिशा का विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत के रूप में यहाँ पर आपको मैंने जैसे अभी चर्चा की थी कि दो ऑप्शन दे दिए थे उन्होंने कि सर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। तो यहाँ पर दोनों ही काम करते हैं। सर से पैर यानी सबसे पहले सर का डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे पैर की तरफ को वो प्रक्रिया बढ़ती है, यानी विकास की प्रक्रिया। और केंद्र से परिधि की ओर यानी पहले जो है बच्चे का जो केंद्र में आपका हृदय है, आपका जो भी तंत्रिका तंत्र है यानी मेरुरज्जा है आपकी, वहां से जो है विकास की प्रक्रिया जो शुरू होती है, और धीरे धीरे जो आपके हाथ पैर उंगलियों तक जो है विकास की प्रक्रिया जाती है। तो दोनों ही यहाँ पर दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस कक्षा के माध्यम से आपको जो है टीईटी और सी टेट सुपर टेट से संबंधित एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से जो है पक्का करने में सहायक होगी ये कक्षा। उसके अलावा आपका जो बीएड है, बीएड में जो है विकास के सिद्धांतों के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो वहां पर आपके 5 या 10 नंबर पक्के हो सकते हैं। डीएलएड में आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है विकास के सिद्धांत पर। तो इस कक्षा को आपको यदि लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे। हमारे मोटिवेशन बढ़ाने से हम जो है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरीके की कक्षा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और आपकी जो है सहायता के लिए तत्पर होंगे। धन्यवाद।